हेलो कमल। हेलो। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि क्या चल रहा था। हेलो राज। सो ये है यूजीसी नेट का फ्री बैच। पेपर सेकंड के लिए यूनिट 4 चल रही है। यूनिट 4 का चल रहा है लेक्चर नंबर सेकंड, प्यूरिटन टू द रोमांटिक एज नॉन फिक्शन। ठीक है, इसको हमने पढ़ना शुरू कर दिया था। प्यूरिटन एज के बारे में हमने पढ़ा था कि किस तरह की राइटिंग्स वहाँ पर हो रही है, उसकी की थीम्स पढ़ना शुरू किया था। उसके बाद हमने मेजर नॉन फिक्शन राइटर्स पढ़ने शुरू किए थे प्यूरिटन एज के, जिसमें हमने कई बड़े नाम पढ़े थे। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था रेस्टोरेशन पीरियड। उसके हमने कुछ की राइटर्स पढ़ने शुरू किए थे, थॉमस हॉब्स, एफ्राबेन से लेकर सर विलियम टेम्पल तक। इसके बाद हमारा स्टार्ट हुआ था रेस्टोरेशन एज के बाद न्यू क्लासिकल एज। हमने न्यू क्लासिकल एज के कुछ इम्पॉर्टेंट और मेजर नॉन फिक्शनल राइटर्स को पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हमने जोनाथन स्विफ्ट को पढ़ा था, अलेक्जेंडर पोप को पढ़ा था, सैमुअल जॉनसन के बारे में हमने पढ़ लिया था, जोसेफ एडिसन और रिचर्ड स्टील के बारे में पढ़ा था, एडमंड बर्ग के बारे में पढ़ा था, डेविड ह्यूम के बारे में पढ़ा था। ठीक है, एडवर्ड गिबन से आज हम दोबारा यहां से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, एडवर्ड गिबन। ओह यस, इट इज़ वेरी यूजफुल कमल, बहुत ज़्यादा यूजफुल। मतलब इसके अलावा आपको कुछ और मिल भी नहीं सकता कहीं। कोई टीचर एचपीएससी नहीं पढ़ा रहा है और पढ़ा भी नहीं पाएगा, बिकॉज बहुत वास्ट सिलेबस है। तो ये बैच जो है आपका, ये एकदम यूज़फुल बैच है। इसमें आपको बस अपने स्तर से थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यू हैव टू मेक ऑल द नोट्स बाय योर सेल्फ। ये सारी पीडीएफ्स टेलीग्राम ग्रुप पर हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से ये सारे नोट्स ले लीजिए। अब तक की सारी क्लासेस जो हुई हैं उनको पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए खुद से, उन पीडीएफ्स को प्रिंट आउट निकलवा लीजिए जो हमने नोट्स भेजे हुए हैं, और तैयारी में लग जाइए। ठीक है, चलिए एडवर्ड गिबन की बात करते हैं। लाइफ स्पैन है 1737 से 1794। की वर्क है द हिस्ट्री ऑफ द डेक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। 1776 से 1788 तक का लिखा गया इनका ये वर्क। अ मॉन्यूमेंटल हिस्टोरिकल वर्क, ये एक मॉन्यूमेंटल हिस्टोरिकल वर्क है। ठीक है, दैट ट्रेसेस द कॉजेस ऑफ द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। इसमें रोमन एम्पायर के पतन के कारणों को गिना गया है। ब्लेंडिंग हिस्टोरिकल एनालिसिस विद फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन, इसमें उन्होंने हिस्टोरिकल एनालिसिस को जोड़ा है फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन के साथ। सिग्निफिकेंस की अगर बात करें गिबन की, तो इज कंसीडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हिस्टोरियंस ऑफ द 18th सेंचुरी। इन्हें 18th सेंचुरी के सबसे महानतम इतिहासकारों में से एक माना जाता है। हिज मैग्नम ओपस सेट न्यू स्टैंडर्ड्स, इनका जो ये मैग्नस ओपस है द हिस्ट्री ऑफ द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, इसने एक नए स्टैंडर्ड सेट किए, एक नए पैमाने सेट किए हिस्टोरिकल राइटिंग के लिए। एम्फेसाइजिंग क्रिटिकल एनालिसिस, इसमें उन्होंने जोर दिया कि क्रिटिकल एनालाइज किया जाए हिस्ट्री को, एंड द यूज ऑफ प्राइमरी सोर्सेज, और इतिहास लिखते वक्त हमेशा प्राइमरी सोर्सेज का इस्तेमाल किया जाए। एट्थ नाम जो हमारे पास है न्यू क्लासिकल एज में जिसने बेहतरीन नॉन फिक्शन लिखा है, वो है डैनियल डिफॉय। ठीक है, इस आदमी का नाम किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। डैनियल डिफॉय का लाइफ स्पैन है 1660 से 1731, और की वर्क्स में इनका एक एस्से आता है, एन एस्से अपॉन प्रोजेक्ट 1697। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीवाईक्यू यूजीसी नेट का। अ कलेक्शन ऑफ प्रपोजल्स, ये एक कलेक्शन है प्रपोजल्स का फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। कुछ प्रस्ताव रखे हैं इसमें एस्से के रूप में डिफॉय ने। इसमें वो सामाजिक और आर्थिक सुधारों की बात कर रहे हैं। कवरिंग टॉपिक्स लाइक एजुकेशन, इसमें वो कई टॉपिक्स को कवर करते हुए जाते हैं, जैसे कि एजुकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस एट्सेट्रा। इसके अलावा इनकी एक और रचना है, एक पीरियोडिकल है, हर महीने पब्लिश होने वाली एक वर्क, द रिव्यू। 1704 से 1713 तक लगातार लिखा है। या दैट्स द मेन प्रॉब्लम कमल। मतलब हमारे पास भी अभी इसी बैच में कोई बच्चा लाइव पढ़ता है, कोई स्टूडेंट, उसी ने मुझे सिलेबस भी भेजा था, लड़के ने, और उसने कहा भी था कि सर बैच बना लीजिए। तो मैंने तो साफ मना कर दिया था, भाई आई कैन नॉट टीच, ठीक है, एचपीएससी, क्योंकि वो सब्जेक्टिव है। और पढ़ा दिया जाए बट भाई बच्चा नहीं पढ़ पाएगा और बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा,
फीस क्या रखी जाएगी उसको लेकर बड़ा लफड़ा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो ये तो एक सिंपल एग्ज़ाम, ये एक ऐसा एग्ज़ाम है कि आप जो टीचर पढ़ा रहा है उसको पढ़ लो और सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, सभी को करनी पड़ेगी, कोई टीचर नहीं पढ़ा रहा है एचपीएससी और ना पढ़ाएगा, इम्पॉसिबल है। हाँ जी, तो ये एक पीरियोडिकल है एडिटेड बाय डिफॉय। डिफॉय इसको पत्रिका को एडिट करते थे। दैट ऑफर्ड पॉलिटिकल एंड सोशल कमेंट्री, इसमें वो पॉलिटिकल एंड सोशल कमेंट्री ऑफर करते थे कंटेम्प्रेरी मुद्दों पर, उनके ज़माने के मुद्दों पर, पर्टिकुलरली द वॉर विद फ्रांस, जैसे कि फ्रांस के साथ वॉर पर लिखा है, और डोमेस्टिक रिफॉर्म्स के बारे में इस पत्रिका में वो लिखा करते थे। इसके अलावा एक जर्नल है इनका बहुत फेमस, अ जर्नल ऑफ द प्लेग ईयर 1722, अ हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ द ग्रेट प्लेग ऑफ 1665। ये एक हिस्टोरिकल अकाउंट है। 1665 में एक महामारी आई थी, उसके बारे में लिखा था इन्होंने। ये ब्लेंडिंग फैक्ट विद फिक्शन, इसमें इन्होंने फिक्शन को फैक्ट के साथ मिक्स किया। एक्सप्लोर ह्यूमन रिस्पॉन्सेज टू द क्राइसिस, और इंसानों ने किस तरह से रिस्पॉन्स किया था इस प्लेग के ऊपर, उसके बारे में लिखा है इस किताब में, अ जर्नल ऑफ द प्लेग ईयर। बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है ये, मतलब जर्नल है। सिग्निफिकेंस की अगर बात करें, डिफॉय इज ऑफन क्रेडिटेड विद हेल्पिंग टू डेवलप द नॉवल। डिफॉय को प्रायः ये क्रेडिट दिया जाता है कि इन्होंने नॉवल को डेवलप करने में मदद की थी। बट हिज नॉन फिक्शन वर्क्स, लेकिन इनके जो नॉन फिक्शन वर्क्स हैं, स्पेशली इज एसेज एंड पीरियोडिकल्स, खासतौर से इनके एसेज और पीरियोडिकल्स, हैड अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। इनका एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिबेट्स पर उनके ज़माने की। हेनरी फील्डिंग मेरे फेवरेट हैं, ठीक है, और नॉवेल्स तो बहुत प्यारे प्यारे लिखे हैं इस आदमी ने। अभी नॉवेल्स की तो बात नहीं हो रही है यूनिट 4 में, बट हेनरी फील्डिंग कमाल के राइटर हैं, कमाल के राइटर हैं। खैर यहाँ हम इनके नॉन फिक्शन की बात करेंगे हेनरी फील्डिंग के। 1707 से 1754 तक इनका लाइफ स्पेन है। की वर्क्स की अगर बात करें तो नॉन फिक्शन में इनका एक वर्क है, एन इंक्वायरी इनटू द कॉजेज ऑफ द लेट इंक्रीज ऑफ रॉबर्स 1751। एक बहुत ही हिस्टोरिकली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से एक फैक्ट ये है कि जो 1950s का और 40s का जो दशक था, सॉरी 19 मेरे मुंह से निकला, 70 40s एंड 50s का जो दशक था 18th सेंचुरी में, उसमें ना रॉबर्स बहुत ज़्यादा हो गए थे इंग्लैंड के अंदर। मतलब हर आदमी को डकैत बनना था, ठीक है, डकैत इतने डकैत हो गए थे कि डकैत डकैतों को लूट रहे थे, ठीक है। एक ट्रेंड सा, जैसे आजकल वो ना गैंगस्टर बनने का ट्रेंड चला इंडिया में कि सबको गैंगस्टर बनना है, ठीक, तो बिल्कुल वैसा। तो रॉबर्स बनने का एक क्रेज चला, तो उन्होंने एक वर्क लिखा था, एन इंक्वायरी इनटू द कॉजेज, कि एक इंक्वायरी कर रहे हैं हम कि क्या कारण है वो जो लेट इंक्रीज हो रहा है रॉबर्स का, उसके पीछे। ये एक सोशल और पॉलिटिकल क्रिटिक था क्राइम और लॉ इन्फोर्समेंट को लेकर 18th सेंचुरी इंग्लैंड में लिखा हुआ, ठीक है, बहुत प्यारा वो है ये। द कॉवेंट गार्डन जर्नल इनका एक जर्नल है, एक पीरियोडिकल है ये, इन विच फील्डिंग ऑफर्ड कमेंट इन पॉलिटिक्स। इसमें फील्डिंग पॉलिटिक्स पर कमेंट कर रहे हैं, लॉ पर, मोरालिटी पर कंटेम्प्रेरी सोसाइटी की। सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो फील्डिंग इज बेटर नोन फॉर हिज नॉवेल्स, जैसे मैंने कहा था मेरे फेवरेट नॉवलिस्ट हैं, वन ऑफ द फेवरेट। तो फील्डिंग नॉवेल्स के लिए फेमस है, बट हिज नॉन फिक्शन राइटिंग्स, जो इनकी नॉन फिक्शन राइटिंग्स हैं, जो ये दो एग्जाम्पल हमने पढ़े हैं, पर्टिकुलरली हिज वर्क एज अ मैजिस्ट्रेट, खासतौर से एज अ मैजिस्ट्रेट जो उन्होंने काम किया है, रिवील हिज कंसर्न विद सोशल जस्टिस, चिंतित रहते थे सामाजिक न्याय को लेकर, लॉ इन्फोर्समेंट को लेकर, इन्फ्लुएंसिंग रिफॉर्म्स इन लीगल सिस्टम, इन्होंने काफ़ी इन्फ्लुएंस किया है लीगल सिस्टम में रिफॉर्म को। 10th नाम जो है, जो शायद आपने ना सुना हो कभी, ठीक है, 18th सेंचुरी न्यू क्लासिकल एज में, वो है जेम्स बॉसवेल का, और इसी चीज़ के लिए बस फेमस है ये आदमी। ये यूजीसी नेट में लगभग 10-12 बार आ चुका होगा प्रीवियस ईयर्स में। द लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन 1791। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सैमुअल जॉनसन की बायोग्राफी का नाम क्या है, नाम है द लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन। कब पब्लिश हुई? 1791 में। किसने लिखी? जेम्स बॉसवेल ने, ठीक है। ये तीनों बातें आपको याद होनी चाहिए। अ डिटेल्ड बायोग्राफी ऑफ सैमुअल जॉनसन, सैमुअल जॉनसन की डिटेल्ड बायोग्राफी है ये। कंसीडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क्स ऑफ बायोग्राफी इन इंग्लिश लिटरेचर, इसे इंग्लिश लिटरेचर के सबसे महानतम बायोग्राफी में से एक माना जाता है। बॉसवेल्स वर्क्स ऑफर अ विविड पोर्ट्रेट, बॉसवेल की रचनाओं में बहुत ही विविधतापूर्ण चित्रण है, एक विविध पोर्ट्रेयल है जॉनसन्स की लाइफ का, पर्सनैलिटी का और इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड का। हमने कई लोगों से ये सुना है
कि अगर आपको कभी किसी व्यक्ति की बायोग्राफी लिखनी है तो वो बायोग्राफी, ठीक है, द लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन नाम की इस बायोग्राफी के पैमानों पर खरी उतरनी चाहिए। यानी जैसे बॉस्वेल ने लिखी बायोग्राफी वैसे लिखनी चाहिए। बेहतरीन बायोग्राफी है। सिग्निफिकेंस की अगर बात करें, बॉस्वेल्स बायोग्राफी ऑफ जॉनसन सेट अ न्यू स्टैंडर्ड। वही जो अभी हम आपको ये बात बता रहे हैं कि बॉस्वेल की इस बायोग्राफी ने, जो ये जॉनसन की लिखी इन्होंने, इसने एक पैमाना सेट कर दिया था इस जॉनरा के लिए कि देखो बायोग्राफी लिखोगे ऐसे लिखना। कंबाइनिंग मेटिकुलस रिसर्च, इसमें उन्होंने बहुत बेहतरीन रिसर्च कर रखी थी, कई स्टोरी टेलिंग की इन्होंने। इट प्रोवाइड्स एन इनवैल्यूएबल विंडो इनटू 18th सेंचुरी इंटेलेक्चुअल एंड सोशल लाइफ। इस किताब में आपको एक खिड़की दिखती है जिस खिड़की से आप झांक सकते हैं 18वीं शताब्दी के बौद्धिक और सामाजिक जीवन में। ठीक, की थीम्स। अब किसने लिखा, क्या लिखा, ये 10 राइटर्स हमने पढ़ लिए। अब किन थीम्स पर लिखा गया वो आपको पढ़ना बड़ा जरूरी है, तो सुनिएगा। की थीम्स इन न्यू क्लासिकल नॉन फिक्शन। पहला है रीजन एंड ऑर्डर। न्यू क्लासिकल एज में जो राइटर्स आए, जैसे कि पोप आए, एडिसन आए, स्टील आए, प्रोमोटेड रीजन। इन्होंने रीजन को प्रमोट किया अपनी रचनाओं में। तार्किक लिखते थे, डिकोरम को, मोरल ऑर्डर को, पर्सनल कंडक्ट में भी और लिटरेरी क्रिएशन में भी। ड्राइंग हैविली ऑन क्लासिकल आइडियल्स, ये बहुत ज़्यादा क्लासिकल आइडियल से ड्रॉ करते थे। ठीक है, ये शास्त्रों को बहुत माना करते थे, इसलिए ये नियो क्लासिकल पीरियड है। ये क्लासिक्स एंड शास्त्रों को नया करके लिखते थे। दूसरी चीज़ इन्होंने लिखी है सटायर और सोशल क्रिटिक। चाहे वो स्विफ्ट हो, चाहे वो डिफॉय हो, फील्डिंग हो, यूज सटायर टू क्रिटिक सोशल। इन्होंने सटायर का इस्तेमाल किया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस राज, आई वुड लव दैट टू डू दिस। ठीक है, तो आप ना मुझे व्हाट्सअप करिए, ठीक है, और हम फिर इसको कभी प्लान करते हैं संडे में। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो इंस्टा पे अगर आप हैं तो इंस्टा पर लाइव जाकर हम इसे कभी रिकॉर्ड करेंगे और फिर उसे यूट्यूब पर डाल देंगे। ठीक है, चलिए। ओके, सो कहाँ पर हैं हम? हाँ, तो इन लोगों ने क्रिटिसिज्म किया सटायर का इस्तेमाल करके सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का। टारगेटिंग हिपोक्रेसी, इन्होंने पाखंड को टारगेट किया। ठीक है, करप्शन को टारगेट किया और एक्सेस को टारगेट किया। ठीक है, अतिवाद, एक्सेस का मतलब। पॉलिटिकल फिलॉसफी न्यू क्लासिकल एज में बहुत लिखी गई। थिंकर्स जैसे कि ह्यूम, बर्क, लॉक एक्सप्लोर द नेचर ऑफ गवर्नमेंट। इन्होंने गवर्नमेंट के नेचर को एक्सप्लोर किया, इंडिविजुअल राइट्स को एक्सप्लोर किया, सोसाइटी के बारे में लिखा। शेपिंग द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, इन लोगों ने मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी के डेवलपमेंट को शेप किया। ठीक है, अभी एक नई वीडियो आ रही है चैनल पर जो क्रिटिकल कमेंट्स हैं मिल्टन के ऊपर किए हैं, उनकी रचनाओं के ऊपर किए हैं क्रिटिक्स ने, तो उसमें तीनों के कोटेशंस हैं, ह्यूम के, बर्क के, लॉक के। आएगी एक दो दिन में, अभी एडिट करेंगे। ठीक है, तो एक दो दिन में आ जाएगी। हिस्टोरिकल और साइंटिफिक इंक्वायरी बहुत लिखी गई भैया। गिबन, ह्यूमन हुक, ठीक है, रिफ्लेक्टेड द एनलाइटनमेंट एम्फेसिस ऑन एम्पायरिकल इन्वेस्टिगेशन। उन्होंने रिफ्लेक्ट किया एनलाइटनमेंट के एम्फेसिस को एम्पायरिकल इन्वेस्टिगेशन के और हिस्टोरिकल एनालिसिस के, लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर मॉडर्न हिस्ट्री एंड साइंस। और इन लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री और साइंस के लिए एक ग्राउंड वर्क तैयार किया, एक नींव तैयार करी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं रोमांटिक एज की तरफ। अब देखिए, रोमांटिक एज हमेशा अपनी पोइट्री के लिए जानी जाएगी और फिक्शन के लिए भी। फिक्शन भी बहुत अच्छा लिखा गया, हमने पढ़ा है यूनिट 2 में, ठीक है, और 1 में और 3 में। ठीक है, तो पोइट्री और फिक्शन की बात हमने पिछली यूनिट्स में कर ली है। और रोमांटिक एज में बहुत अच्छे अच्छे लोग आए हैं। पोइट्री में तो खैर कहना ही नहीं, वर्ड्सवर्थ कॉलरिज, बायरन, कीट्स, शैली। ठीक है, फिक्शन में भी बहुत बड़े बड़े नाम हमने देखे। रोमांटिक एज में नॉन फिक्शन लिखा गया क्या? बिल्कुल लिखा गया, अच्छा लिखा गया, बहुत अच्छा लिखा गया। लेकिन वही है, हर एज में कुछ ना कुछ ओवरशैडो हो जाता है किसी चीज़ से। जैसे एलिजाबेथन एज में प्लेज इतने अच्छे लिखे गए कि एलिजाबेथन एज की पोइट्री, उसका फिक्शन, उसका नॉन फिक्शन सब ओवरशैडो हो जाता है, हम बात ही नहीं कर पाते उसकी।
रोमांटिक एज में पोइट्री इतनी अच्छी लिखी गई है कि इस पोइट्री के चक्कर में रोमांटिक एज में लिखी गई बाकी की चीज़ें ओवरशैडो हो जाती हैं, खासतौर से नॉन फिक्शन ओवरशैडो होता है। लेकिन बेहतरीन नॉन फिक्शन लिखा गया, ठीक है, रोमांटिक एज में। पढ़ते हैं इसके बारे में, बड़ा मज़ा आएगा, सुनिएगा। नॉन फिक्शन ड्यूरिंग द रोमांटिक एज। नॉन फिक्शन जो है रोमांटिक एज में लेट 18th सेंचुरी और 19वीं शताब्दी का मध्य, 1850 तक यानी कि, played a crucial role in shaping the intellectual and cultural movements of the period। जो नॉन फिक्शन लिखा गया है ना, उसने आकार दिया बौद्धिक और सांस्कृतिक आंदोलनों को इस पीरियड के। अब इस पीरियड में बहुत सारे आंदोलन आए, इंटेलेक्चुअल और कल्चरल, जैसे रोमांटिसिज्म आया रोमांटिक एज में, एस्थेटिसिज्म आया, ठीक है, थोड़ा थोड़ा इंप्रेशनिज्म भी चला, ठीक है। ऑल्दो रोमांटिसिज्म इज ऑफन एसोसिएटेड विद पोएट्री एंड फिक्शन। अब देखो, रोमांटिसिज्म को आप हमेशा पोएट्री फिक्शन से ही जोड़ते हैं। द एरा ऑल्सो सॉ द राइज ऑफ इन्फ्लुएंशियल नॉन फिक्शन राइटिंग। लेकिन इस दौर ने उदय देखा प्रभावशाली नॉन फिक्शन राइटिंग का, दैट एक्सप्लोर्ड फिलोसफिकल, और इस पर जो लिखा गया उसमें फिलॉसफी के बारे में लिखा गया, पॉलिटिकल लिखा गया, सोशल मुद्दों को उठाया गया। Here are some key non-fiction works and authors from the Romantic Age। सबसे बड़ा तगड़ा झटका जो लगता है वो इन दोनों नामों को पढ़कर लगता है स्टूडेंट को कि सर इन्होंने भी नॉन फिक्शन लिखा है क्या? बिल्कुल, विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलेरिज ने भैया पोएट्री में तो झंडे गाड़े, है ना। ये तो फादर ऑफ रोमांटिसिज्म है विलियम वर्ड्सवर्थ, तो वो तो मूवमेंट इस आदमी का स्टार्ट किया हुआ है, इसका एस.टी. कॉलेरिज का। लेकिन इन्होंने नॉन फिक्शन में लिखा है, और नॉन फिक्शन में इनका एक जो सबसे फेमस है वो है प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स। अब लिरिकल बैलेड्स आप अच्छे से जानते हैं, इनका काव्य संकलन है दोनों की कविताएं हैं उसमें, ठीक है, वर्ड्सवर्थ की और कॉलरिज की। लेकिन उसकी एक प्रीफेस भी लिखी थी इन्होंने, ठीक है, प्रस्तावना, भूमिका, उसमें उन्होंने क्रिटिसिज्म किया था। तो वो मतलब पढ़िएगा कभी प्रीफेस इसकी, लिरिकल बैलेड्स की, शानदार प्रीफेस है वो, शानदार। तो सिग्निफिकेंस पढ़ते हैं पहले इसका। दिस प्रीफेस इज अ मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिक पोएट्री। ये प्रीफेस एक मैनिफेस्टो है रोमांटिक पोएट्री का, आउटलाइनिंग द शिफ्ट फ्रॉम न्यू क्लासिकल आइडियल्स ऑफ रीजन। अब इसमें एक शिफ्ट को आउटलाइन किया गया है कि देखो, न्यू क्लासिकल आइडियल्स थे रीजन के, अभी ऊपर जो एज गई, ठीक है, न्यू क्लासिकल एज, उसमें राइटर्स जो थे स्विफ्ट, पोप, ठीक है, तो वो तार्किक लिखते थे ना, तर्क पर लिखते थे, फॉर्मेलिटी पर लिखते थे। वहां से शिफ्ट होना शुरू हुआ, बदलाव हुआ, और रोमांटिक आइडियल्स की तरफ बढ़ने लगे राइटर्स एंड पोएट्स। इमोशन पर लिख रहे हैं, नेचर को सबलाइम मान रहे हैं, सिंप्लिसिटी पर लिख रहे हैं। वर्ड्सवर्थ एडवोकेटेड फॉर यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ रियल मैन। विलियम वर्ड्सवर्थ ने जोर दिया था कि आप असल इंसानों की भाषा इस्तेमाल करो, आसान भाषा, यानी कि अपनी कविताएं आप आसान भाषा में लिखो जो आम आदमी को समझ में आए, ठीक है, एंड फोकसिंग ऑन द इनर फीलिंग्स ऑफ इंडिविजुअल्स, और अपनी कविताओं में किसी इंडिविजुअल व्यक्ति की इनर फीलिंग्स को फोकस करो। ये बात हम आपको पोएट्री में पढ़ा चुके हैं जब हमने अपनी लिरिकल बैलेड्स पढ़ाई थी, ठीक है, कि किस तरह से विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये तय किया था कि वो आसान भाषा में लिखेंगे, रोजमर्रा की घटनाओं पर लिखेंगे, नेचर पर लिखेंगे, ठीक है, और इंडिविजुअल थॉट पर लिखेंगे। वो न्यू क्लासिकल एज के डिकोरम, उसके रीजन, उसके तर्क वितर्क से परे जाना चाहते थे कि बहुत हो गया, मुझे नहीं जाना क्लासिक्स पर कि मैं पहले शास्त्र पढ़ूँ, उनको नया करके लिखूँ, मैं तो लिखूंगा जो फूल खिल रहा है मेरे आंगन में उसके ऊपर, साफ सीधी बात है। वहीं से वो रोमांटिसिज्म की शुरुआत हुई, उसी के शिफ्ट को इसकी प्रीफेस में दोनों ने लिखा है, ठीक है। दूसरा नाम है, बहुत शानदार नाम है, हम कई बार तारीफ कर चुके हैं इस महिला की, और कई बार आपको बता चुके हैं कि अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन नाम का जो इनका वर्क है, इसके ऊपर वीडियो है चैनल पर, ठीक है। आप सिंपल सर्च करो अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन और इट इंस्टीट्यूट, आपको मिल जाएगी वीडियो, देखिए जरूर। मैरी वॉल्सटनक्राफ्ट। सिग्निफिकेंस की अगर बात करें इस रचना की, द ग्राउंड ब्रेकिंग फेमिनिस्ट वर्क, ये ग्राउंड ब्रेकिंग स्त्रीवादी रचना है, आर्ग्यूज फॉर द राइट्स एंड द एजुकेशन ऑफ वुमेन, जिसमें वो आर्ग्यूमेंट पेश करती हैं कि मुझे अधिकार चाहिए, ठीक है, और शिक्षा चाहिए महिलाओं की। चैलेंजिंग द ट्रेडिशनल रोल्स, वो चैलेंज करती हैं वो पारंपरिक भूमिकाएं जो औरतों के ऊपर थोपी गई हैं, और जो इंटेलेक्चुअल सबऑर्डिनेशन है महिलाओं का सोसाइटी में, उसको चैलेंज करती हैं। थीम्स की अगर बात करें तो ये जेंडर इक्वालिटी, एजुकेशन रिफॉर्म और इंडिविजुअल राइट्स पर लिखा गया एक बेहतरीन वर्क है। वीडियो देखिए इसकी जरूर, नहीं देखिए अगर अभी तक। तीसरा नाम
जिसने रोमांटिक एज में बहुत अच्छा नॉन फिक्शन लिखा है वो है थॉमस पेन, द राइट्स ऑफ मैन। ठीक है, पेन्स वर्क इज अ डिफेंस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। पेन्स अपनी इस रचना में फ्रेंच रेवोल्यूशन को डिफेंड करते हैं एंड अ क्रिटिक ऑफ मोनार्की, मोनार्की यानी कि राजशाही को कोसते हैं, एंड हेरिडिटरी गवर्नमेंट, और जो हेरिडिटरी गवर्नमेंट है कि मेरे ऊपर तुम, तुम्हारे ऊपर मैं, उसको कोसते हैं। इट इज़ वन ऑफ द की टेक्स्ट प्रमोटिंग द आइडियाज ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। ये एक बहुत महत्वपूर्ण टेक्स्ट है, इसमें वो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के आइडिया को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, लोकतंत्र को प्रमोट कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक, इसके अलावा विलियम गॉडविन है, नाम सुना होगा आपने विलियम गॉडविन का, एलटी ग्रेड के सिलेबस में इनकी कोई नॉवल भी है। विलियम गॉडविन ने भी नॉन फिक्शन लिखा है, जैसे इनकी एक रचना है एन इंक्वायरी कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस 1793। सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो गॉडविन्स वर्क प्रेजेंट्स एन आर्गुमेंट फॉर द एबॉलिशन ऑफ ऑल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। गॉडविन की रचना प्रेजेंट करती है एक आर्गुमेंट कि जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं सबको खत्म कर दो। एडवोकेटिंग फॉर रैशनलिज्म, वो समर्थक थे तर्कवाद के, सोशल इक्वालिटी के और एनार्की के। वो अराजकता के समर्थक थे कि पब्लिक को जो चाहे वो करने दो, उन्हें जंगल में रहना जाके जंगल में रहने दो, उन्हें बैंक लूटने दो। वो अनार्की चाहते थे समाज में कि हम द ह्यूमंस आर मेंट टू लिव लाइक एन एनिमल। ठीक है, उसे जो करना है करने दो। इट हैड अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन रोमांटिक राइटर्स। इसका एक प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस हुआ रोमांटिक राइटर्स पर, स्पेशली पर्सी बैशी शैली यानी कि बीबी शैली पर। चार्ल्स लैम्ब, रोमांटिक एज में इससे बड़ा नाम नॉन फिक्शन में नहीं है कोई भी भाई। ठीक है, इनसे ज़्यादा अच्छे एसेज किसी ने नहीं लिखे, और चार्ल्स लैम्ब के एसेज ऑफ एलिया 1823 में जो किताब आई कलेक्शन एसेज का, तो वो तो मास्टरपीस है। सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो चार्ल्स लैम्ब वॉज अ की एसेस्ट ऑफ द रोमांटिक पीरियड। वो रोमांटिक पीरियड के सबसे महत्वपूर्ण एसेज थे। नोन फॉर हिज विट एंड चार्म, वो अपनी विट एंड चार्म के लिए जाने जाते थे। हिज एसेज एक्सप्लोर रेंज ऑफ पर्सनल, फिलोसफिकल एंड ह्यूमरस टॉपिक्स। अलग अलग टॉपिक्स पर इन्होंने एसेज लिखे हैं, चाहे वो पर्सनल हो, जैसे अपने भाई के साथ रिश्ते, अपनी माँ के साथ रिश्ते, चाहे वो फिलोसफिकल हो, चाहे वो ह्यूमरस टॉपिक्स पर हो। ब्लेंडिंग मेमोयर एंड रिफ्लेक्शन विद लिटरेरी क्रिटिक, वो अपने मेमोयर को, ठीक है, और अपने रिफ्लेक्शन को जोड़ देते थे लिटरेरी क्रिटिक के साथ। तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी करते थे अपने एसेज में, अपनी ज़िंदगी के किस्से भी सुनाते थे, मेमोयर का मतलब, और रिफ्लेक्शन भी करते थे कि मैं इस टॉपिक के बारे में क्या सोचता हूँ। थीम्स नॉस्टैल्जिया पर लिखा है इन्होंने, अतीत की यादों पर, पर्सनल रिफ्लेक्शन पर लिखा है, और लिटरेरी क्रिटिसिज्म किया है अपने एसेज में। आई होप आपने पढ़ा होगा, है ना, एसेज ऑफ एलिया। तो फिर हैं डोरोथी वर्ड्सवर्थ जर्नल्स। डोरोथी आप जानते हैं कौन है, विलियम वर्ड्सवर्थ की बहन। तो वो एक डायरी मेंटेन करती थी, ठीक है, और फिर वो डायरी पब्लिश हुई, तो रोज़ाना लिखती थी कि आज मेरे साथ ये हुआ, आज मेरे साथ ये हुआ। तो वो भी एक बहुत बेहतरीन नॉन फिक्शन है। डोरोथी वर्ड्सवर्थ, सिस्टर ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, कैप्ट डिटेल जर्नल्स। उन्होंने डिटेल जर्नल्स लिखे हैं दैट गिव अ फैसिनेटिंग इंसाइट इनटू द डेली लाइफ्स, जिसमें हमें बहुत ही फैंसी और फैसिनेटिंग डिटेल्स नज़र आती हैं रोज़मर्रा के जीवन की और इंस्पिरेशंस की रोमांटिक कवियों के। हर ऑब्जर्वेशंस ऑफ नेचर, उनके जो ऑब्जर्वेशन है नेचर को लेकर और लाइफ को लेकर लीक डिस्ट्रिक्ट में, वर इन्फ्लुएंशियल इन शेपिंग हर ब्रदर्स वर्क। वो बहुत प्रभावशाली साबित हुआ और इनके भाई की रचनाओं को शेप होने में मदद मिली। थीम्स, किन थीम्स पर लिखा है डोरोथी ने? नेचर पर, डोमेस्टिक लाइफ पर और ट्रैवल पर। नेक्स्ट है पर्सी बैशी शैली का अ डिफेंस ऑफ पोएट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है यह, डिफेंस ऑफ पोएट्री बाय पीबी शैली। सन याद रखिएगा 1821। सिग्निफिकेंस की अगर बात करें हम इस रचना की, इन दिस एसे शैली आर्ग्यूज फॉर द सोशल एंड पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ पोएट्री। शैली इसमें आर्ग्यूमेंट पेश करते हैं कि पोएट्री का एक महत्व है, राजनीतिक और सामाजिक महत्व है पोएट्री का। पोजिशनिंग पोएट्स एज द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसने कहा कवियों को, ये पूछा जाता है एग्जाम में, कि कवियों को अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड किसने कहा है? पीबी शैली ने। कहां पर कहा है? अ डिफेंस ऑफ पोएट्री में, ठीक है, अपने हिस्से में। क्या मतलब हुआ इस बात का? ना माने गए, ठीक है, लेजिस्लेटर्स दुनिया के, यानी कि कवि वो एमएलए है, वो एमपी है जो कि कोई मान नहीं रहा कि एमपी और एमएलए है, लेकिन वो है दुनिया के एमपी एमएलए, दुनिया के। He emphasizes the transformative power of imagination। वो emphasize करते हैं कि imagination में परिवर्तन की एक ताकत है,
ठीक है, और क्रिएटिविटी की ताकत है। तो इसकी बात वो डिफेंस ऑफ पोएट्री में करते हैं, वो पोएट्री को डिफेंड करते हैं। थीम द रोल ऑफ पोएट्री, द इमेजिनेशन एंड द सोशल चेंज, इन 3 थीम्स पर इन्होंने ये लिखा है। 8th नाम जो हमारे सामने आता है वो है थॉमस डिकिंसीज कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर। नाम ही बहुत अच्छा लगता है मुझे इसका एस्से का। तो कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर, एक अंग्रेज चरस खाने वाले का कन्फेशन, ठीक है, ये इसका मतलब है। थॉमस डिकिंसी का बेहतरीन ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। दिस ऑटोबायोग्राफिकल वर्क एक्सप्लोर्स डिकिंसीज ओपियम एडिक्शन। इसमें डिकिंसी अपने ओपियम एडिक्शन की बात करते हैं। क्या बोलते हैं ओपियम को हिंदी में? नहीं, क्या बोलते हैं हिंदी में ओपियम को? शिट, जानते ना ओपियम बहुत कॉमन है इंडिया में, तो लेकिन क्या बोलते हैं हिंदी में याद ही नहीं आ रहा। आपको याद आ रहा हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। तो ये ओपियम के एडिक्ट थे भैया, ठीक, एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन हिज कॉन्शियसनेस। अब ओपियम आप पिएंगे या खाएंगे, ठीक है, तो उसका आपके कॉन्शियसनेस पर असर होगा। ब्लेंडिंग रोमांटिक थीम्स ऑफ अल्टर्ड स्टेट्स ऑफ माइंड, इसमें वो रोमांटिक थीम्स को जोड़ते हैं जो दिमाग की अलग अलग स्थितियां हैं। गॉथिक एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं डेस्पेयर और हेल्यूसिनेशन को बताने के लिए, निराशा और भ्रम को बताने के लिए। थीम्स एडिक्शन, कॉन्शियसनेस और सेल्फ रिफ्लेक्शन, इन 3 थीम्स पर इन्होंने इसको लिखा है। 9th आदमी है एडमंड बर्ग्स, और इनकी जो रचना है उसका नाम है रिफ्लेक्शंस ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस। नाम से ही पता लग रहा है फ्रेंच रेवोल्यूशन को क्रिटिसाइज करते हैं बर्ग। ये बर्ग का कंजर्वेटिव क्रिटिसिज्म है फ्रेंच रेवोल्यूशन को लेकर, कंट्रास्ट विद द मोर रेडिकल आइडियाज। और ये थोड़ा सा विरोधाभासी नजर आता है क्योंकि दूसरी तरफ जो राइटर्स हैं वो बहुत ही रेडिकल विचार रखते थे फ्रेंच रेवोल्यूशन को लेकर, जैसा कि पेन। बर्ग एम्फेसाइजेस द डेंजर्स ऑफ रैपिड पॉलिटिकल चेंज। अब देखो पेन, अभी ऊपर पढ़ा है हमने पेन के बारे में। तो पेन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में जब लिख रहे थे तो उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन को डिफेंड किया और कहा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ठीक हुई, मोनार्की अच्छी नहीं है, राजाओं को मार दिया जाना चाहिए, ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम डेमोक्रेटिक होना चाहिए। इन्होंने इसके विरोधाभास में लिखा एडमंड बर्ग ने। उन्होंने कहा कि देखो जो पॉलिटिकल चेंज है वो रैपिड नहीं होना चाहिए, अचानक से नहीं कि तुम सुबह उठे राजाओं को मार के मोनार्की खत्म कर दी, ठीक है। एंड सपोर्ट्स ट्रेडिशन एंड ग्रेजुअल रिफॉर्म, और वो समर्थन करते थे कि रिफॉर्म जो है, सुधार जो है, वो पारंपरिक रूप से और धीरे धीरे होना चाहिए, ठीक है। तो एडमंड बर्ग, पेन के और एडमंड बर्ग के विचारों में जमीन आसमान का फर्क नजर आता है सेम फ्रेंच रेवोल्यूशन को लेकर। थीम्स कंजर्वेटिज्म, रूढ़िवादिता पर लिखा है, ट्रेडिशन पर और सोशल स्टेबिलिटी पर। 10th नेम जो है वो है विलियम हैजलिट्स द स्पिरिट ऑफ द एज 1825, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नॉन फिक्शनल वर्क है। हैजलिट वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट क्रिटिक्स एंड एसेइस्ट। हैजलिट तो बहुत ही शानदार क्रिटिक थे, बहुत ही शानदार एसेइस्ट थे रोमांटिक पीरियड के। अपनी इस रचना में ही ऑफर्स स्केचेस ऑफ द लीडिंग फिगर्स ऑफ द एरा। इन्होंने कैरेक्टर स्केचेस लिखे हैं कई जानी मानी शख्सियतों के अपने ज़माने के, जिसमें वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, बायरन शामिल हैं। प्रोवाइडिंग कीन इंसाइट्स इनटू द इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट ऑफ द टाइम, बहुत ही कीन इंसाइट नज़र आती है जो उस ज़माने का बौद्धिक एनवायरनमेंट था, तो उसकी झलक हमें इस किताब में नज़र आती है जब वो अलग अलग लोगों का चित्रण करते हैं। थीम्स क्रिटिसिज्म है, इंडिविजुअल जीनियस है और कल्चर ऑफ द एज है। नॉन फिक्शन ड्यूरिंग द रोमांटिक एज, रोमांटिक एज के दौरान जो ये जो नॉन फिक्शन लिखा गया है, सर्व्ड एज अ पावरफुल मीडियम फॉर डिस्कसिंग आइडियाज ऑफ लिबर्टी। ये एक पावरफुल माध्यम साबित हुआ। इस नॉन फिक्शन के जरिए ही उस जमाने के लोगों ने लिबर्टी के विचारों को डिस्कस किया, इंडिविजुअल राइट्स को डिस्कस किया, ह्यूमैनिटी के नेचर को डिस्कस किया और जो रोल है आर्ट और लिटरेचर का उसको डिस्कस किया। दीज वर्क्स वर क्रिटिकल इन शेपिंग पब्लिक थॉट। इन रचनाओं ने बहुत अहम भूमिका निभाई पब्लिक की सोच को परिवर्तित करने के लिए। इन्फ्लुएंस नॉट ओनली लिटरेचर, इन नॉन फिक्शनल रचनाओं ने न केवल लिटरेचर को प्रभावित किया बट ऑल्सो पॉलिटिकल एंड सोशल रेवोल्यूशंस अक्रॉस यूरोप, बल्कि पूरे यूरोप में राजनीतिक और सामाजिक रेवोल्यूशंस को भी प्रभावित किया है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट नॉन फिक्शन लिखा गया है रोमांटिक एज में, बहुत ज़्यादा। चलिए, तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 2। ये
कंप्लीट होता है। अब लेक्चर नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे, तो वेट करिए 1 मिनट। सो यूनिट नंबर 4 चल रही है अभी अभी जस्ट। लेक्चर नंबर 2 हमने ख़त्म किया है, प्यूरिटन टू द रोमांटिक एज नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन एंग्लो नॉर्मन पीरियड में हम पढ़ चुके हैं, एलिजाबेथन एज तक पढ़ा था हमने इस लेक्चर में। लेक्चर नंबर 3 शुरू कर रहे हैं, द विक्टोरियन एंड मॉडर्न एज नॉन फिक्शन। इसमें हम विक्टोरियन पीरियड में लिखा गया नॉन फिक्शन और मॉडर्न एज में लिखा गया नॉन फिक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा ये भी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं यहाँ से। उसके बाद हम 4th लेक्चर कंप्लीट करेंगे, यूनिट 4 कंप्लीट हो जाएगी हमारी इस मंथ में। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली इस मंथ में कंप्लीट हो जाएगी। और आई विल बी ऑन अ ब्रेक फ्रॉम 30th ऑफ अक्टूबर टू 15 और 17th ऑफ नवंबर, 15-16 दिन के लिए। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे इस क्लासेस को नवंबर 18-19 के आसपास। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, द विक्टोरियन एंड मॉडर्न एज नॉन फिक्शन। द नॉन फिक्शन ऑफ द विक्टोरियन एज, विक्टोरियन एज में जो नॉन फिक्शन लिखा गया वॉज शेड बाय द प्रोफाउंड सोशल, इकोनॉमिक एंड इंटेलेक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशंस। उसने जो आकार लिया नॉन फिक्शन ने, वो जो बहुत ज़्यादा सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक परिवर्तन हो रहा था उस जमाने में, उससे वो आकार लिया। द थीम्स एंड एस्पेक्ट्स ऑफ विक्टोरियन नॉन फिक्शन, जो थीम्स और पहलू थे विक्टोरियन नॉन फिक्शन के, रिफ्लेक्ट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एरा। वो नॉन फिक्शन उस जमाने के कॉम्प्लेक्सिटी को दिखा रहा था। टचिंग ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि नया नया औद्योगिकीकरण आया। ठीक है, सोशल रिफॉर्म आया नया नया, साइंस आई, रिलीजन आया, मतलब रिलीजन आया ना, रिलीजन जा रहा था एक्चुअली, और मोरालिटी, नैतिकता। तो इन सारे मुद्दों को भुनाया गया नॉन फिक्शन में। ठीक है, कैसे भुनाया गया, क्या लिखा गया, ठीक है, सुनिएगा। नंबर 1, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सोशल चेंज। तो भाई विक्टोरियन एरा में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत हुआ। ये वो एरा था, ये लगभग पूरी दुनिया में पहुंच चुके थे इंग्लैंड वाले, इंक्लूडिंग अस इंडिया। अब ये जहां जहां पहुंचते वहां वहां की कोई भी चीज़ उठाते, जैसे भारत आया, भारत का कपड़ा ले लिया, भारत के मसाले ले लिए, लकड़ी ले ली, कोयला ले लिया, मिनरल्स ले लिए, और इससे इंग्लैंड जाकर इस रॉ मटेरियल को इंग्लैंड में जाकर उससे चीज़ें बनाकर बेच रहे हैं। ठीक है, तो रॉ मटेरियल लेते थे जिन देशों को गुलाम बनाया हुआ था, जैसे हमें बनाया था, ऐसे कई सारे देशों को बना रखा था भाई, 30-35-40 पता नहीं कितने। ठीक है, लगभग, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, बट काफ़ी सारे। तो अभी वहाँ से रॉ मटेरियल लेते, इंग्लैंड पहुँचते, इंग्लैंड में अलग अलग फैक्ट्रियाँ थीं, वहाँ पर वो रॉ मटेरियल रिफाइन होता, फाइनल प्रोडक्ट में बदलता। तो उससे क्या हुआ, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उद्योग लगे। अब वो उद्योग, जो फैक्ट्रियाँ हैं, उसके जो मैनेजर्स बने, उसके जो चलाने वाले बने, वो मिडिल क्लास बना वहाँ से एक। जब इंडस्ट्री बनी तो शहर बना। अब आप किसी गांव में इंडस्ट्री ले जाओ, मान लीजिए कि आपका कोई गांव है, टाटा वालों ने उस गांव की ज़मीन खरीद ली कि हम यहाँ इंडस्ट्री लगाएंगे। विद इन 1 and 2 years वहाँ पूरा शहर बच जाएगा, क्योंकि उस इंडस्ट्री में काम करने वाले मजदूर होंगे, मैनेजर्स होंगे, ठीक है, और लेके डी से और ए कैटेगरी तक के ऑफिसर्स होंगे, तो पूरा शहर बच जाता है वहाँ धीरे धीरे। तो वो अर्बनाइजेशन और क्लास कॉन्फ्लिक्ट हुआ। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, सोशल चेंज की वजह से। सुनिए क्या है, द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन का जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, लेड टू मैसिव अर्बन ग्रोथ, उसकी वजह से बहुत शहरीकरण हुआ। अकम्पनिंग इश्यूज लाइक पॉवर्टी, कई मुद्दे उठने लगे, जैसे गरीबी, चाइल्ड लेबर, पुअर वर्किंग कंडीशंस। नॉन फिक्शन राइटर्स एक्सप्लोर द स्टार्क कंट्रास्ट बिटवीन द वेल्दी एंड द वर्किंग क्लास। नॉन फिक्शन राइटर्स ने
वो जो सियाह विरोधाभास था अमीरों और मजदूरों के बीच में, उसके बारे में लिखा। फोकसिंग ऑन रिफॉर्मिंग दी सोशल इनइक्वालिटीज़, उन्होंने कहा कि ये जो सोशल इनइक्वालिटीज़ हैं इनको रिफॉर्म किया जाए। दूसरा था सोशल रिफॉर्म। मच नॉन फिक्शन ड्यूरिंग दिस टाइम वॉज कंसर्न विद इंप्रूविंग लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस। ज़्यादातर नॉन फिक्शन जो विक्टोरियन एरा में लिखा गया उसमें ज़्यादातर की चिंता यही थी कि जो लाइफ है और जो वर्किंग कंडीशन है मजदूरों की फैक्ट्रियों में, उनको सुधारा जाए। राइटर्स एड्रेस इश्यूज लाइक हाउसिंग रिफॉर्म। राइटर्स ने कई मुद्दों पर लिखा, जैसे हाउसिंग रिफॉर्म, लेबर लॉस पर रिफॉर्म, एजुकेशन पर, रिस्पॉन्डिंग टू द न्यू चैलेंजेस ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी। अब इसमें रिस्पॉन्ड किया उन्होंने जो नए नए चैलेंजेस आ रहे थे समाज के सामने इंडस्ट्रियल सोसाइटी होने की वजह से, क्योंकि इससे पहले तक तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी नहीं। ड्यूक थे, अर्ल थे, जमींदार थे, लोग खेती कर रहे थे, वो उनसे टैक्स लेते थे, वो राजा तक पहुंचता था, ऐसे ही चल रहा था समाज। अभी क्या हुआ, अब फैक्ट्रियां आ गई अचानक से। ठीक, ऐसा भी हो गया कि एक फैक्ट्री का मालिक किसी ड्यूक से ज्यादा अमीर हो गया, है ना। तो बहुत हौश पौश हो गया था विक्टोरियन सोसाइटी, बहुत ज़्यादा, पूरा बैलेंस ही बिगड़ गया था इन लोगों का। तो बहुत सारे मुद्दे इनके सामने आए, उन मुद्दों को रिफॉर्म करने की बात हुई। ठीक है, अब जब पास में पैसा आ गया तो अकल भी आ गई, तो वो वर्किंग कंडीशन सुधारने की बात कर रहे हैं। अब जैसे क्लब्स थे, उस क्लब्स में सिर्फ एरिस्टोक्रेटिक लोग ही जा सकते थे। मान लीजिए कोई कैफ़े था, कोई बुक कैफ़े था, उसमें सिर्फ एरिस्टोक्रेटिक लोग जा रहे थे, लॉर्ड्स जा रहे थे, लेडीज़ जा रही थी, ड्यूक्स जा रहे थे, डचेस जा रही थी, ठीक है, अर्ल्स जा रहे थे, है ना, प्रिंसेस जा रहे थे, अब बैरोनेट्स जा रहे थे। अब मैं फैक्ट्री का मालिक, मेरी फैक्ट्री में मसाला तैयार हो रहा है इंडिया से आया हुआ, ठीक है, और मेरे पास इस ड्यूक से ज़्यादा पैसा हो गया है, लेकिन मैं इस क्लब में नहीं जा सकता। अब गड़बड़ हो गई, अब वो सोशल रिफॉर्म की बात हो रही है कि भाई मैं क्यों नहीं जा सकता इसमें, मेरे अंदर ऐसी क्या खराबी है कि मैं इस क्लब में कॉफ़ी नहीं पी सकता जाके। तो ऐसे कई सारे मुद्दे विक्टोरियन एज में थे जो इन नॉन फिक्शन राइटर्स ने एड्रेस किए। दूसरा मुद्दा था मोरल और एथिकल कंसर्न्स। विक्टोरियन एरा में जो लिखा गया उसमें चिंतित थे राइटर्स नैतिकता को लेकर समाज की। तो विक्टोरियन मोरालिटी एक वर्ड होता है, यानी विक्टोरियन समाज की नैतिकता। जो विक्टोरियन एरा था इज ऑफन एसोसिएटेड विद अ स्ट्रिक्ट मोरल कोड। तो बहुत ही स्ट्रिक्ट मोरल कोड था उस समाज का, ये नहीं पहनेंगे, ये नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। एम्फोसाइजिंग हार्डवर्क, उसमें हार्डवर्क को एम्फोसाइज किया जाता था कि मेहनत करो। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती थी, और सेक्सुअल रेस्ट्रेंट की कि सेक्स नहीं करना है भैया। लड़कियों को समझाया जाता था कि आपको अपनी वर्जिनिटी बचा के रखनी है अपने पति के लिए। नॉन फिक्शन राइटिंग्स ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफन रिफ्लेक्टेड, जो नॉन फिक्शन राइटिंग थी इस ज़माने की उसमें प्रायः रिफ्लेक्ट किया गया, चैलेंज्ड किया गया इसी मोरल वैल्यूज़ को, पर्टिकुलरली इन रिलेशन टू द ग्रोइंग सेक्युलराइजेशन ऑफ सोसाइटी। खासतौर से समाज सेक्युलर हो रहा था, ठीक है। अब ऐसा नहीं था कि लोग लॉर्ड्स को देखकर झुक रहे थे, ठीक है, अब वो भी आदमी सीधा चल रहा था, ऐसा नहीं कि लॉर्ड आया तो साइड में हो गया, तो वो चीज़ें चेंज हो रही थी। फिर है यूटिलिटेरियनिज्म, यानी कि उपयोगितावाद बोलते हैं हिंदी में। ये जो फिलॉसफी आई, ठीक है, विच एडवोकेटेड फॉर द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। तो यूटिलिटेरियनिज्म में कहा गया कि सबसे ज़्यादा भलाई उन्हीं की होगी जो सबसे ज़्यादा नंबर में होंगे। वॉज अ सेंट्रल थीम इन विक्टोरियन नॉन फिक्शन। विक्टोरियन नॉन फिक्शन की सेंट्रल थीम बन गई। इन्फ्लुएंसिंग डिबेट्स ऑन लॉ, अब इसके चक्कर में डिबेट होने लगी लॉ पर, एथिक्स पर, पब्लिक पॉलिसी पर, ठीक है, कि आपने पब्लिक पॉलिसी ऐसी बनाई हुई है कि जो चुनिंदा 50-60 परिवार हैं एरिस्टोक्रेटिक बर्थ के, सारी पॉलिसीज उन्हीं पर केंद्रित हैं। हम जो इतने सारे लोग हैं हमारे पास कुछ आ ही नहीं रहा, सही बात थी। तो वहाँ से वो यूटिलिटेरियनिज्म की फिलॉसफी आई, ठीक है, वहाँ से वो चेंजेस आने शुरू हुए। बहुत चेंज हुआ है ये समाज पिछले 250-300 सालों में। ब्रिटिश समाज बहुत चेंज हुआ है, और फॉर गुड, मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने उसको टैकल किया है उस परिवर्तन को। प्रॉब्लम्स हुई हैं, लड़े हैं आपस में, सिविल वॉर झेले इन लोगों ने, आयरलैंड के साथ सिविल वॉर झेला है, बट दे डिड अ गुड चेंज। थर्ड था साइंस एंड रिलीजन। विक्टोरियन एज में साइंस और रिलीजन पर भी काफ़ी हद तक लिखा जा रहा था, और 2 धड़े हो गए थे विक्टोरियन एज में। तो विक्टोरियन एज में साइंटिफिक डेवलपमेंट बहुत दिखा, बड़े बड़े साइंटिस्ट आए, बड़े बड़े साइंटिस्ट, मतलब आई कैन नॉट इवन नेम दैम, इतने बड़े बड़े, और सब कुछ हो रहा था। दूरबीनें बन रही थी बढ़िया बढ़िया, कोई रेडियम खोज रहा है मैडम क्यूरी की तरह, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई नए नए कानून खोज ले रहा है फिजिक्स के। बेहतरीन साइंटिफिक डेवलपमेंट।
अब साइंटिफिक डेवलपमेंट से खतरा एक ही चीज़ को होता है, वो है रिलीजन। ठीक है, अब देखो कितना बड़ा खतरा कि जब से कैमरा आ गया, जब से वीडियो कैमराज आ गए, चमत्कार होने बंद हो गए, है ना। तो पहले चमत्कारी बाबा आ जाते थे चमत्कार करने, लेकिन जब से कैमरा आ गया वो चमत्कार बंद हो गए भाई होने। तो साइंटिफिक डिस्कवरी हमेशा चैलेंज करती है रिलीजन को। और इंग्लैंड की सोसाइटी कई हजार सालों से रिलीजियस थी, तो अब वहां पर दो धड़े हो गए। एक तो वो धड़ा जो अब रिलीजन को शक की निगाहों से देख रहा है कि भाई यार लिखा तो किताब में ये था, साइंस कह रही है ये है। अब सवाल, एक धड़ा तो वो हो गया, एक धड़ा वो हो गया जो डरा हुआ है कि नहीं नहीं साइंस में ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें साइंस नहीं समझा सकती। ठीक है, और साइंस को भैया दूर रहा जाए साइंस से। इस तरह से दो धड़े समाज के हो गए। उसके ऊपर नॉन फिक्शन बहुत लिखा गया। द राइज ऑफ साइंस। द विक्टोरियन एज वॉज अ पीरियड ऑफ सिग्निफिकेंट साइंटिफिक एडवांसमेंट। सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट देखा साइंस का हमने। कई फिगर्स आई जैसे कि चार्ल्स डार्विन, चैलेंजिंग ट्रेडिशनल रिलीजियस व्यूज, उन्होंने तो पूरे ट्रेडिशनल व्यूज को चैलेंज कर दिया। बाइबल में लिखा कि एडम और ईव पैदा हुए, ईश्वर के द्वारा बनाए गए, इंसान बना। चार्ल्स डार्विन कह रहे हैं कि इंसान तो बना ही नहीं, पानी में जन्म हुआ, ठीक है, जीवन का, वो फिर धीरे धीरे ज़मीन पर आया। ठीक है, रेप्टाइल्स बने, फिर बंदर बने, बंदर से इंसान बने। ठीक है, वो थ्योरी आ गई। नॉन फिक्शन फ्रॉम दिस एरा ऑफन डिबेटेड द रोल ऑफ साइंस इन सोसाइटी। नॉन फिक्शन जो लिखा गया है इस दौर में, उसमें कई बार ये डिबेट होती थी कि सोसाइटी में साइंस क्या भूमिका निभाएगी, स्पेशली इन रिलेशन टू द थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन। खासतौर से एवोल्यूशन की जो थ्योरी आई थी चार्ल्स डार्विन की, या नेचुरल सिलेक्शन की। उसके बाद रिलीजियस क्राइसिस जो अभी हमने आपको बताया। द टेंशन बिटवीन साइंस एंड रिलीजन क्रिएटेड अ क्राइसिस ऑफ फेथ फॉर मैनी विक्टोरियंस। साइंस और रिलीजन के बीच की जो टेंशन थी, उस वजह से काफ़ी सारे विक्टोरियंस का जो फेथ था वो क्राइसिस में आ गया। शक होने लगता है। बाइबल में लिखा है कि अर्थ फ्लैट है, धरती चपटी है। ठीक है, साइंस कह रही गोल है, फिर फोटो भी आ गया। पहले तो ये कहा गया कि गोल है, लोगों ने कहा झूठ बोल रहे हैं, पागल बना रहे हैं, गोल थोड़ी है चपटी है। लेकिन फिर फोटो आ गया। ठीक है भाई, यार ये तो वाकई गोल है ना। तो अब क्या हुआ, अब रिलीजियस बिलीफ शैटर हो गए। आप तो ये सोच के बैठे थे कि आपकी धार्मिक किताब में कुछ गलत नहीं हो सकता, लेकिन उसमें तो गलत चीज साबित हो गई। तो वो जो टेंशन थी साइंस एंड रिलीजन के बीच में, उसमें बहुत सारे विक्टोरियंस का फेथ डगमगा गया। नॉन फिक्शन वर्क्स ऑफन एक्सप्लोर द रिकॉन्सिलिएशन बिटवीन रिलीजियस बिलीफ एंड साइंटिफिक डिस्कवरी। बहुत सारे नॉन फिक्शन वर्क्स में राइटर्स ने ये बात की है कि आपके रिलीजियस बिलीफ और साइंटिफिक डिस्कवरी के बीच में तालमेल होना चाहिए, एज वेल एज द रोल ऑफ रिलीजन इन अ मॉडर्न इंक्रीजिंगली सेक्युलर वर्ल्ड। फिर उन्होंने ये भी कहा कि धर्म क्या भूमिका निभाएगा एक आधुनिक और सेक्युलर वर्ल्ड में। तो इसके ऊपर काफ़ी सारा नॉन फिक्शन हमने विक्टोरियन एज में लिखा हुआ देखा। ठीक है, फोर्थ जो थीम थी जिसके ऊपर लिखा गया वो है प्रोग्रेस एंड द आइडिया ऑफ सिविलाइजेशन। इसके बारे में हम कल से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है।